भारतीय संविधान भाग 4। ठीक, भाग 3 आपने पढ़ा। एक बार भाग 3 और भाग 4 हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा दोनों में अंतर समझ लेते हैं, भाग 3 और भाग 4 में। ठीक है, अंतर समझ लेंगे तो पढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। भाग 3 और भाग 4 में एक तरफ लिख लेते हैं भाग 3, एक तरफ लिख लेते हैं भाग 4। भाग 3 में क्या, मौलिक अधिकार। भाग 3 रट जाएंगे आसानी से आप लोगों को। भाग 3, भाग में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। अब आ जाते हैं इधर, देख लेते हैं भाग 4 लिख लेते हैं। भाग 4, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद आपके, अनुच्छेद देखो 12 से 35 था तो ये हो जाएगा 36, 36 से 51 यानी 51। ठीक, अनुच्छेद 36 से 51। अब इनमें जो दोनों में बारीकियां हैं वो हम समझ लेंगे। कभी कभार अंतर पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताओ क्या है। मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में, तो आप लोगों को जब पूछेंगे मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व तो आप आसानी से बता दोगे कि दोनों में अंतर क्या है, और जरूरी भी है। अगर जो एक बार कन्फ्यूजन इसका दूर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, तो आप लोग सवाल आसानी से हल कर ले जाओगे, सवाल आसानी से हल कर ले जाओगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में अंतर बता देते हैं। पहला आपका जो अंतर है देख लेते हैं। पहला अंतर जो आपका, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। ठीक है, मतलब आपके अगर जो मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप न्यायालय में जा सकते हो, चाहे उच्च न्यायालय में जाओ चाहे सर्वोच्च न्यायालय में जाओ, मगर आपको जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व वह नियम कानून या अधिकार हैं जो राज्य की जनता के प्रति लागू किए जाते हैं, उनके हित के लिए, उनके अच्छे और उज्जवल जीवन यापन के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा राज्य के पास होगा बजट, उसी हिसाब से वो कानून बना करके अपनी जनता को उसका लाभ से प्रभावित कराएगी। केटी शाह के शब्दों में कह सकते हो कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व वह ऐसा समझ लो तत्व की जो राज्य की इच्छा पर निर्भर। राज्य की इच्छा पर निर्भर का मतलब जो वह सामान्य जनता के लिए कानून लाती है, उनके हित के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके लोक कल्याण के लिए। मगर सरकार के पास जैसा संसाधन होंगे वैसा आप लोगों के प्रति या हम लोगों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति कार्य करेगी। और जो वो नहीं कर रही तो उसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। सपोज करो इस समय हमको राशन मिल रहा है, हमारी ज़रूरत है, सरकार हमको राशन दे रही है, और कल के लिए कि हमको राशन ना मिले फिर हम न्यायालय में जाएं कि हमको राशन क्यों नहीं मिल रहा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा। जैसा सरकार के पास रहेगा, अगर जो उसके पास है तो और देगा, हो सकता है कि और बढ़ा दे, और कम कर सकता है, और भी कम कर सकता है। राज्य का मतलब यहाँ पे पूरे देश से लिया जा सकता है। ठीक है, राज्य का मतलब किसी एक विशेष स्टेट से नहीं। ठीक है, तो राज्य जैसा चाहेगा, जैसे उसके पास संसाधन होंगे वैसे करेगा। जैसे जो भी चाहेगा पेंशन घटाएगा, पेंशन बढ़ाएगा, और किसी की नौकरी में वृद्धि करेगा, नौकरी में कमी करेगा। अगर जो सरकार के पास जैसे संसाधन होंगे उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है,
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो वाद योग्य नहीं, उनको न मिलने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। हाँ, मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, शौक से जाइए। ठीक, मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अधिकार नागरिकों के लिए है, नागरिकों के लिए है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए। ठीक है, नंबर 3 आ जाते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, तो हमने बता दिया। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से उद्गृत हैं या लिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक सूक्ष्म जो इन दोनों के बीच में अंतर था वो हमने बता दिया। पूछा भी जाता है कि नीति निर्देशक तत्व को देश के संविधान से लिए गए, तुरंत बता दोगे आयरलैंड से। ठीक है, अब आगे का जो भाग है वो आपको हम बता रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से किस अनुच्छेद में क्या क्या है। ठीक, 36 से 51 तक तो हम आपको हटा रहे हैं। ठीक है, आप जो जान ही गए होंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद कितने से? तो अनुच्छेद है आपका 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक आसानी से रट जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक फिर पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार कहां से ले गए, तो फटाक से बता दोगे कि हाँ अमेरिका के संविधान से ले गए। नीति निर्देशक तत्व कहां से ले गए पूछेगा तो आप लोग बता दो कि हाँ नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, पूछेगा कि ये मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं तो कहोगे हाँ मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, उनके हनन होने पर हम तुरंत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और पूछेगा क्या नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं तो कह दोगे नहीं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं, मतलब वो राज्य नहीं लागू करता है तो फिर हम उसके लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, उसके लिए किसी न्यायालय में हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो आ जाते हैं नीति निर्देशक तत्व पे। ठीक है, अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो हम पहला 36 से पढ़ लेते हैं। 36 में क्या है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। राज्य के पास 4 चीजें होना अनिवार्य है: जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। कभी कभार पूछता है कि राज्य के पास कौन सी 4 चीजें होना अनिवार्य है, उसमें से 3 तो इन चारों में से 3 ऑप्शन में दे देगा आपका और एक कोई बाहर से उठा के दे देगा, तो आपका हो जाएगा वहां पे उसको हटा देना, जो बाहर से दे देगा उसको हटा देना। तो कौन कौन से रहेंगे आपके? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जिसके पास यह 4 चीजें हैं वह राज्य है। ठीक है, वह राज्य है। ठीक है, तो अनुच्छेद आपका जो 36 में है, 36 में दिया गया आपका है राज्य की परिभाषा।
36 में आपकी राज्य की परिभाषा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि इनके हनन होने पर हम जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मतलब नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताया गया। राज्य के पास 4 चीजें अनिवार्य हैं, बता देते हैं एक बार फिर से ताकि आपको कभी ना भूले। नंबर 1 निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग उसके पास होना जरूरी है, निश्चित भूभाग, ठीक, भूभाग। नंबर 2 जनसंख्या उसके पास होना जरूरी है, जनसंख्या। नंबर 3 सरकार होना जरूरी है, और नंबर 4 संप्रभुता, ठीक है। और अनुच्छेद 37 में क्या, नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं, मतलब नीति निदेशक तत्वों के हनन होने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद आपका 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया कि राज्य लोक कल्याणकारी संबंधी कार्यों की स्थापना करेगा, ठीक है। लोक कल्याण कार्य संबंधी कार्यों की स्थापना करना, कार्यों की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी मतलब क्या होता है, लोक मतलब होता है जनता और जनता के कल्याण के लिए, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य होगा अनुच्छेद 38 के अनुसार कि वह लोक कल्याणकारी राज्य बनाएगा, मतलब उसकी जनता को जितने हित हो सके उतने मुहैया कराएगा। स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका रोजगार, इसके प्रति जो भी बन सकेगा सरकार का आपको अधिक से अधिक हित दिलाएगा। तो अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया, कहा गया कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। अब अनुच्छेद 39 में आ जाते हैं, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब जैसे अगर जो सपोज करो कि हम किसी पद पर नौकरी कर रहे हैं, तो जिस पद पर हम नौकरी कर रहे हैं उसी पद पर कोई महिला नौकरी कर रही है, या कोई हमसे उम्रदराज हमारे ही बैच का है, या हमसे कम उम्र का हमारे बैच का है, जिस पद पर हम हैं उसी पद पर अगर कोई महिला है तो उसको भी बराबर वेतन दिया जाएगा, जितना हमको दिया जाएगा उतना महिला को, मतलब महिला और पुरुष में सरकार विभेद नहीं करेगी, ठीक। जितना वेतन महिला का उतना वेतन पुरुष का। तो मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, जो हम काम करेंगे, अगर जो हम नौकरी कर रहे हैं तो पुरुष होगा, उसको अगर जो जितनी सैलरी मिल रही है तो महिला को भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। और 39 का में एक महत्वपूर्ण दिया गया है, 39 का, अनुच्छेद 39 का देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी। अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 का, 39 का में बताया गया है निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि निःशुल्क विधिक सहायता राज्य की जनता को सरकार मुहैया कराएगी, और हम लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलती भी है, आम जनता को मिलती भी है। सपोज करो आप कहीं पे जाओ, मतलब थाने पे जाओ, जिसको पुलिस स्टेशन बोलते हैं, वहां पे जाओ,
तो आप कोई चीज़ पूछोगे तो उसके लिए आपका अलग हेल्प डेस्क होता है, आपको जानकारी देगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है। आप अपने किसी अन्य काम से जिस सरकारी विभाग से आप पूछना चाहोगे उसके लिए सरकारी विभाग तैनात किए गए हैं, आपको वो चीज़ें मुहैया कराएंगे, सही सटीक जानकारी देंगे, निःशुल्क चीज़ें, ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता देंगे। और एक चीज़ आ जाता है आपका कि जब आप किसी न्यायालय में जाते हैं और वहाँ पे भी आपको अगर जो रहते ज़रूरत होती है तो मांगते हो तो आपको निःशुल्क सरकारी वकील मिलते हैं जो आपकी प्रत्येक सहायता के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो निःशुल्क विधिक सहायता ये जो है सरकार का प्रथम कर्तव्य रहेगा कि वह जनता को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। अब आ जाता है अनुच्छेद 40, ठीक है, अगला अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 बहुत ज्यादा इससे पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में बताया गया ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, का गठन। कभी कभार सवाल पूछ लेता है कि ग्राम पंचायतों के गठन में सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था, तो सबसे ज्यादा जोर महात्मा गांधी ने दिया था ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 में आपका क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है साथियों। तो आपको पता चल गया होगा कि अनुच्छेद 36 से 40 तक, 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, 37 में क्या है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह वाद योग्य नहीं है, 38 में क्या बताया गया है कि लोक कल्याण का ये राज्य की स्थापना, 39 में क्या बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 का में बताया गया है आपका कि जो है एक निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, और 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी हमारी लाइव क्लासेस होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।